हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित जो है वो पाठ, मूल शब्द पाठ है। इसमें अ उपसर्ग जोड़ा है और इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मूल शब्द में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय जुड़कर इस शब्द का निर्माण हुआ है अपठित, जिसका अर्थ होता है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। अ का अर्थ होता है नहीं, अपठित मतलब पढ़ा गया। अपठित पाठ मूल शब्द है, उसमें अ उपसर्ग जुड़ गया और इत प्रत्यय जुड़ गया। उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर क्या बनाया, नए शब्द का क्या निर्माण हुआ, अपठित, जिसमें अ का अर्थ होता है नहीं, पठित यानी पढ़ाया गया, यानी वो जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। और गद्यांश जो है वो गद्य जोड़ अंश मिलकर बना है। गद्य का अर्थ होता है कहानी और अंश का मतलब हो गया भाग, यानी कहानी का वो भाग, वो अंश जो कभी नहीं पढ़ा गया हो उसे कहेंगे अपठित गद्यांश। अब ये जो गद्यांश है वो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो पुस्तक तुम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे पाठ्य पुस्तक को छोड़कर बाकी किसी भी पुस्तक, जैसे तुम्हारा यात्रा वृत्तांत से हो सकता है, कहानी से हो सकता है, लेख हो सकता है, निबंध हो सकता है, फिर पत्र समाचार पत्र से हो सकता है, हिंदी के इतने सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, किसी से भी वो गद्यांश ले लिया जा सकता है। इसका क्षेत्र जो है वो कोई निश्चित नहीं है कि तुम्हारा राजनीतिक क्षेत्र से ही होगा या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र से होगा या कला या विज्ञान, किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है। इसका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। और किसी भी पुस्तक से, है ना, कहानी की किताब हो, इतने सारे हिंदी पत्र पत्रिकाएं हैं, कथा वृत्तांत कहीं लिखा हुआ है, यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है, कहीं से भी वो अंश जो है ले लिया जाएगा। जो किताब तुम पढ़ रहे हो उस किताब को छोड़कर किसी भी किताब से, किसी भी क्षेत्र से वो अंश ले लिया जाएगा। फिर उस अंश से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका तुमको उत्तर लिखना होगा उत्तर पुस्तिका में। वो सवाल जो है, प्रश्न जो है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला विषय वस्तु का बोध, दूसरा है भाषिक संरचना और तीसरा शीर्षक का चुनाव। तीन तरह के प्रश्न दिए रहते हैं, विषय वस्तु का बोध से, भाषिक संरचना से और शीर्षक का चुनाव।
विषय वस्तु का बोध, बोध यानी ज्ञान, वो जो दिया हुआ है जो गद्यांश, वो जो विषय है उसका ज्ञान उसका कितना है। भाषिक संरचना यानी भाषा जो लिखेगा उसका शैली कैसी है। शीर्षक का चुनाव करने के लिए दिया जाएगा कि ये जो गद्यांश है इसका एक शीर्षक बताइए, उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर तुमको उसी गद्यांश से सरल, संक्षिप्त और उपयुक्त उत्तर लिखना पड़ता है। कहीं बाहर से इसका उत्तर खोजना नहीं है। जो गद्यांश दिया हुआ है उसी गद्यांश में से इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं सवालों प्रश्नों का उत्तर तुमको दिए गए गद्यांश जो दिया हुआ है प्रश्न गद्यांश, उन्हीं में से उसका उत्तर खोजकर लिखना है। उत्तर तुम्हारा सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए। जो सवाल पूछ रहा है उसी का जवाब होना चाहिए। ज़्यादा विस्तार से उदाहरण देकर इधर उधर की बातें नहीं करना है। संक्षिप्त, सरल और उपयुक्त उत्तर लिखना है। अब हम ये जान गए कि अपठित गद्यांश क्या है, किस क्षेत्र से ये गद्यांश लिया जा सकता है, रहता है, कहाँ कहाँ से ये गद्यांश को लिया जा सकता है, पत्र पत्रिकाओं से, समाचार पत्रों से, कहानी से, कहीं से भी इस गद्यांश को चुन लिया जाएगा, किसी भी क्षेत्र का चुन लिया जाएगा। उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न 3 प्रकार के होंगे। वो जो उत्तर देना है वो तुम्हारा सरल होगा, संक्षिप्त होगा और उपयुक्त होगा। तो जब ये हमारे पुस्तक से सवाल रहेगा ही नहीं तो एक प्रश्न तुम लोगों के दिमाग में आता होगा कि जब ये हमारे पाठ्य पुस्तक से पूछा ही नहीं जाएगा तो फिर ये प्रश्न पत्र में सवाल क्यों होगा, क्यों रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि अपठित गद्यांश से बच्चों का बौद्धिक जो है गहराई, बौद्धिक यानी सोचने समझने की गहराई, उसकी पकड़, उसकी सोच, ये देखा जाता है। कहने का मतलब कि दिए गए गद्यांश से संबंधित पूछे गए सवालों के को पढ़कर, ये मतलब दिए गए गद्यांश को छात्र पढ़कर उसमें जो निहित भाव है, निहित यानी छुपा हुआ, उस गद्यांश के क्या, उसके पीछे क्या भाव है, क्या कहना चाहता है, उस भाव को समझकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकता है या नहीं, ये उद्देश्य है। इसलिए सिलेबस में जो विषय सूची है उसमें एक चैप्टर अपठित गद्यांश भी है। इसलिए इसको रखा गया है ताकि ये देखा जाए कि बच्चा इसको पढ़कर, इस गद्यांश को पढ़कर उसके पीछे जो भाव है वो समझ पाता है कि नहीं, और समझकर फिर जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका वो उत्तर लिख सकता है कि नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर के अपठित गद्यांश ये एक चैप्टर पुस्तक में विषय सूची में दिया हुआ है। अब हम जाने कि अपठित गद्यांश में जो प्रश्न का उत्तर है खोजने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए। अपठित गद्यांश तो कभी पढ़ा हुआ था नहीं, पढ़ा हुआ है नहीं, ये तो नया नया आ गया गद्यांश। तो उसमें से प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। जो भी गद्यांश प्रश्न पत्र में दिया गया है उसको 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसमें जो निहित भाव है वो कहना क्या चाह रहा है, गद्यांश के भीतर क्या भाव कहना है, कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उसको समझना चाहिए। उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है उसको पढ़ना चाहिए। प्रश्न को पढ़कर फिर से गद्यांश को पढ़ना चाहिए और उस प्रश्न को दिमाग में रखकर जो
गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर फिर से उस गद्यांश को पढ़ना चाहिए और जैसे जैसे उन प्रश्नों का उत्तर मिलता जाए उसको रेखांकित करते जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या भी लिख देनी चाहिए कि ये रेखांकित किए, पहला नंबर दे दिए कि पहला नंबर का ये आंसर है। फिर आगे पढ़े, देखिए अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, तो उसको रेखांकित कर दिए, उसमें नंबर 2 डाल दिए। फिर आगे बढ़े, देखिए ये तीसरा प्रश्न का उत्तर है, उसको रेखांकित किए, उसमें 3 नंबर डाल दिए। इस प्रकार से गद्यांश को प्रश्न को ध्यान में रखते हुए गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर जैसे जैसे मिलते जाए उसको रेखांकित करते जाना है, साथ ही प्रश्नों की संख्या भी देते जाना है। कभी कभी दिए गए गद्यांश में कुछ शब्दों को रेखांकित किया जाता है कि इनका अर्थ बताइए, या फिर अर्थ पूछ सकता है, उपसर्ग, प्रत्यय, उसका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कुछ कभी कभी रेखांकित कर दिया जाता है और उससे ये इस सब संबंधित सवाल भी उसमें रहते हैं। मान लिया रेखांकित कर दिया, कहेगा इसमें उपसर्ग बताइए, इसमें प्रत्यय क्या है, इसका पर्यायवाची कोई शब्द बताइए, या फिर इसका विलोम शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर जब हमको अर्थ बताना होगा तो अर्थ गद्यांश में जो उसका उस शब्द का अर्थ होता है उसी शब्द का अर्थ बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ शब्द के एक से अनेक अर्थ भी होते हैं, तो उस गद्यांश के पीछे जो भाव निहित है उसी से संबंधित हमको उसका अर्थ बताना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अभी जितनी बातें हम बताए हैं उसको लिख देते हैं, फिर हम बताएंगे कि शीर्षक का चुनाव कैसे करेंगे। पहला है, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं जिसका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता है, वही अपठित गद्यांश हो गया कि पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ नहीं रहेगा। दूसरा, यह किसी भी निबंध, लेख, यात्रा वृत्तांत, कहानी, समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों अथवा हिंदी के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं ये गद्यांश। तीसरा है, अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर गद्यांश हो सकता है। चौथा है, अब इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा जाता है। अब ये गद्यांश दे दिया, फिर उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। पांचवा है, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन? विषय वस्तु का बोध से संबंधित, भाषिक संरचना से संबंधित, और तीसरा शीर्षक का चुनाव करने के लिए दिया जाता है। छठा है, ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थी किसी गद्यांश को पढ़कर उसमें जो छिपा हुआ भाव है, उसमें निहित भाव को समझकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है या नहीं। इस गद्यांश, अपठित गद्यांश को प्रश्न पत्रों में देने के पीछे यही उद्देश्य है, यही देखना है कि छात्र इसको पढ़कर इसके भाव को समझकर इससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया उन प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है या नहीं दे सकता। उसकी बौद्धिक क्षमता का जांच होता है इसमें कि कितनी गहराई तक वो सोच विचार सकता है। अब है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है वो? पहला, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसको 2 बार 3 बार ध्यान पूर्वक एकदम बारीकी से पढ़िए। उसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। वो जो गद्यांश है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे क्या भाव है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ग है, अब नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ लिए, उसके भाव को समझ गए, अब फिर उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसको पढ़ना चाहिए। घ है, इसके बाद प्रश्नों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद को फिर से पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ लिए, अब फिर से उस गद्यांश को पुनः फिर से पढ़ेंगे। अंग, जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाए उनको रेखांकित करते चले जाएं।
साथ ही रेखांकित भाग पर प्रश्न की संख्या लिख लेनी चाहिए। अब गद्यांश अनुच्छेद जो है उसको हम पढ़ लिए, पहला पढ़ यहाँ पे मिल गया हमको, पहला का आंसर रेखांकित कर दिए, यहाँ से यहाँ तक है, पहला नंबर लिख दिए। फिर उसके बाद आगे पढ़े, यहाँ से देखे दूसरे प्रश्न का उत्तर है तो यहाँ रेखांकित कर दिए, 2 प्रश्न लिख दिए। इस तरह करने से जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे उस वक्त हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा किस प्रश्न का उत्तर कहाँ पे है, नंबर दिया रहेगा तो लिखने में सुविधा होगी। 6 है, सभी प्रश्नों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और उपयुक्त होने चाहिए। 6 है, यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ पूछे गए हो तो प्रसंग के अनुसार ही उसका अर्थ लिखना है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना, तो फिर उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसका दूसरा ही अर्थ निकल जाएगा और तुम लोग का उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए उस प्रसंग में उसका जो अर्थ निकल रहा है उसी अर्थ को लिखना चाहिए। अब है प्रश्न का उत्तर दे दिए, एक प्रश्न, उसमें से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक है शीर्षक का चुनाव करने के लिए भी दिया जाता है। तो शीर्षक का चुनाव कैसे करें? पहला, शीर्षक मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। जो भी गद्यांश अनुच्छेद पढ़े उसका जो भाव था उसी से संबंधित शीर्षक होना चाहिए। दूसरा है, शीर्षक संक्षिप्त, आकर्षक और सार्थक होना चाहिए। ऐसा सार्थक यानी ऐसा शीर्षक दे कि उससे उस गद्यांश का अर्थ भाव जो है वो समझ में आए। तीसरा है, शीर्षक में अनुच्छेद से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए। चौथा है, गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने की क्षमता रखने वाला शब्द समूह अथवा वाक्यांश को चुनना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही शब्द में शीर्षक दे, शब्द भी हो सकता है, शब्द का समूह भी हो सकता है या वाक्यांश भी हो सकता है, लेकिन जो सटीक है, जो दिया हुआ गद्यांश है उसके भाव से का जो अर्थ पूरा करेगा, सार्थक करेगा, उन्हीं शब्दों का या शब्द समूह का या फिर वाक्यांश का चुनाव करके हमको शीर्षक लिख देना है। अब 1 या 2 एग्जाम्पल हम लिख कर बता दे रहे हैं, उसी के अनुसार फिर करोगे। एक उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, नशे की शुरुआत अक्सर किसी दोस्त या साथी के कहे में आकर होती है। एक अनुभव ही कई बार आगे चलकर व्यसन में तब्दील हो जाता है। व्यसन यानी आदत में तब्दील यानी बदल जाता है। अवसाद, तनाव, विफलता, हताशा आदि मन को कमजोर बनाने वाली स्थितियां भी आदमी को इस ओर धकेल सकती है। मन का संतुलन खोजता आदमी एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाता है। कुछ इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि नशा कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता बढ़ाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि नशा करने से मनन क्षमता क्षीण हो जाती है और व्यक्ति निरंतर कमजोर होता चला जाता है। ये गद्यांश है। अब इसमें है, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, अब उससे सवाल है, उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, क लोग नशे में क्यों फंसते हैं? उत्तर होगा, किसी दोस्त या साथी के कहने पर लोग पहली बार नशा करते हैं, बाद में एक बार का अनुभव आगे चलकर बुरी आदत में बदल जाता है और लोग नशे में फंस जाते हैं। ख है, मनुष्य को कौन कौन सी स्थितियां नशे की ओर धकेलती हैं? उत्तर है, मनुष्य को विषाद, तनाव, असफलता, निराशा तथा स्वयं को तुच्छ समझने, तुच्छ यानी छोटा समझने की भावना आदि की स्थितियां नशे की ओर धकेलती है। ग है, लोगों में नशे के संबंध में क्या गलतफहमी है? उत्तर होगा, नशे के बारे में लोगों को गलतफहमी है कि वह कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ाता है। घ है, नशा करने से क्या हानि होती है? उत्तर, नशा मनन क्षमता को क्षीण करता है और व्यक्ति लगातार कमजोर होता चला जाता है। मनन क्षमता यानी, मनन यानी सोचने समझने की क्षमता यानी शक्ति, तो सोचने समझने की शक्ति को क्षीण यानी खत्म कर देता है और व्यक्ति क्या होता है, लगातार कमजोर होता चला जाता है। ये उदाहरण 1 है। एक उदाहरण और बता दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 2 है, समाजवाद एक सुंदर शब्द है
जहाँ तक मैं जानता हूँ समाजवाद में समाज के सारे सदस्य बराबर होते हैं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। किसी आदमी के शरीर में सिर ऊंचा इसलिए नहीं है कि वह सबसे ऊपर है और पांव के तलवे इसलिए नीचे नहीं है कि वे जमीन को छूते हैं। जिस तरह मनुष्य के शरीर के सारे अंग बराबर हैं, उसी प्रकार समाज में भी सभी मनुष्य बराबर है। यही समाजवाद है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखिए। क है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या होगा? समाजवाद, क्योंकि समाजवाद पर ही ये गद्यांश लिखा हुआ है। ख है समाजवाद में महत्व की बात क्या है? उत्तर होगा समाजवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के सारे सदस्य बराबर हैं। ग है विलोम शब्द बताइए। दो दिया हुआ है शब्द, छूते हैं और नीचा। उत्तर क्या होगा? अछूते हैं और ऊंचा। घ है सदस्य शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है घर के सदस्य मिलकर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। अब देखो, ये दूसरा वाला जो हम गद्यांश इसलिए दिए हैं कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं रहेगा उसमें। जैसे शीर्षक है, शीर्षक पूछेगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आंसर, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, या तो विलोम शब्द पूछेगा, उपसर्ग भी पूछ सकता है, प्रत्यय भी पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकता है। रेखांकित कर देगा किसी शब्द को और कहेगा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए या विलोम शब्द बताइए, उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। इसलिए हम ये वाला इस टाइप का गद्यांश दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि इस तरह का भी सवाल रहता है। घ है सदस्य शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करने भी दे सकता है। उत्तर है घर के सदस्य मिलकर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। उम्मीद है तुम लोगों को अपठित गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपठित गद्यांश कहाँ से दिया रहता है, अपठित गद्यांश का अर्थ क्या हुआ, कहाँ से गद्यांश दिया रहता है, कौन कौन से क्षेत्र से दे सकता है, उन प्रश्न में क्या क्या पूछ सकता है, प्रश्न किस प्रकार का होगा, उत्तर कैसे लिखना है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।